गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर, पर्टिकुलर वीडियो के अंदर टाइटल से आप समझ गए होंगे, अपन एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिसे अपन कहते हैं आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है बेटा वो क्या है? आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन। आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, और वो भी कब बेटा? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और वी कैन से इन प्रेगनेंसी। इन प्रेगनेंसी आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन से अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आज अपन डिटेल के अंदर इस पर्टिकुलर सेशन में केवल आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में अपन बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर वीडियो में केवल आयरन सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसके अंदर अपन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के बारे में बात करेंगे। नहीं, बात क्लियर है? तो चलो लेट्स बिगिन, स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले अगर अपन बात करें कि प्रेगनेंसी में आयरन सप्लीमेंटेशन करना क्यों पड़ता है, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, तो आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के अंदर एनीमिया होता है। प्रेगनेंसी में क्या होता है बेटा? एनीमिया होता है। आपने सुना होगा कि इन प्रेगनेंसी में होता है, क्या होता है भाई? फिजियोलॉजिकल एनीमिया। यस, प्रेगनेंसी में क्या देखने को मिलता है? कॉमनली देखने को मिलता है आजकल फिजियोलॉजिकल एनीमिया। अगर मैं यहां से बात करूं कि सर प्रेगनेंसी में ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, तो मैं इसका कारण कहूंगा कि प्रेगनेंसी में ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है बेटा ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। किसकी वजह से होता है बेटा? ड्यू टू, यस, किसकी वजह से ये एनीमिया देखने को मिलता है? ड्यू टू, यस, ड्यू टू हीमोडाइल्यूशन। हीमोडाइल्यूशन। अब अगर अपन बात करें कि प्रेगनेंसी में ये हीमोडाइल्यूशन क्यों हुआ, हीमोडाइल्यूशन का अगर मैं विवेचन दूं आपको, तो बेटा हीमोडाइल्यूशन का मतलब होता है लिक्विडी ब्लड। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या होता है? लिक्विडी ब्लड, यानी कि ब्लड क्या हो जाता है? पतला। और ब्लड पतला कब होगा? जब ब्लड के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। तो बेटा यहां पर ब्लड के डाइल्यूट होने का, लिक्विडी होने का जो रीजन है वो क्या है? इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। वो क्या है यहां पर? इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। तो देखिए, अब आप देखते जाइए कि प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हुआ बेटा? इंक्रीज हुआ, जिसकी वजह से ब्लड कैसा हो गया? लिक्विडी हो गया। हमने इसे क्या कहा? हीमोडाइल्यूशन कहा। और अगर अपन बात करें कि सर प्रेगनेंसी में ये प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है, प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज क्यों होता है, तो बेटा मेरा इसका कारण क्या होता है? ड्यू टू स्टिमुलेशन ऑफ रास। रास का नाम तो आपने सुना होगा, भली बात जानते होंगे। रास का मतलब होता है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। क्या मतलब होता है? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। और बेटा आप ये बात भी जानते हो कि जब जब ये सिस्टम स्टिमुलेट होता है तब तब इंक्रीज होता है कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। और बेटा जब जब एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तब तब जो रीनल ट्यूबल्स होती है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, उसके द्वारा वाटर का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। और देखिए प्रेगनेंसी के अंदर ये जो रास सिस्टम स्टिमुलेट हो रहा है, ये जो रास लीला हो रही है, ये किसकी वजह से हो रही है? इसका कारण क्या है? वाई इन प्रेगनेंसी रास सिस्टम स्टिमुलेट्स। प्रेगनेंसी में रास सिस्टम स्टिमुलेट क्यों होता है? इसका कारण मैं अगर आपको बताऊं तो बेटा इसका कारण है ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन। यस, ड्यू टू इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड आल्सो प्रोजेस्टेरोन। आप भली बात ही जानते हो, प्रेगनेंसी के अंदर ये दोनों हार्मोन्स क्या रहते हैं? इंक्रीज रहते हैं। और इंक्रीज एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन की वजह से रास सिस्टम एक्टिवेट होता है, और जब रास सिस्टम एक्टिवेट होता है तो एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है।
वाटर का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ता है, ब्लड के अंदर प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है, और जब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो ब्लड कैसा हो जाएगा, लिक्विडी हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, हीमोडाइल्यूशन हो जाएगा, ब्लड पतला हो जाएगा। अब देखो ब्लड पतला हो रहा है, ब्लड में वाटर वॉल्यूम, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, तो इसके कंपेरेटिवली एचबी लेवल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इसलिए प्रेगनेंसी में जो एनीमिया होता है बेटा, उसका कारण जो है, मेन कारण जो है वो अपन कह सकते हैं इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। यस, मेन का अगर आपसे पूछे कि इन प्रेगनेंसी वाई हीमोडाइल्यूशन या फिर फिजियोलॉजिकल एनीमिया हैपन्स, तो आपको इसका आंसर कहना है ड्यू टू इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम। ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा ESIC 2018 में, 2018 में, और क्वेश्चन के लैंग्वेज यही थी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया इन प्रेगनेंसी, और उसमें ऑप्शन सी में था इंक्रीज प्लाज्मा वॉल्यूम, और यही क्या था, उसका राइट आंसर था, है ना। तो अपन ने ये जाना कि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, हीमोडाइल्यूशन क्यों होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम क्यों बढ़ता है, रास सिस्टम क्यों एक्टिवेट होता है, और साथ साथ में हमने ये भी जाना कि रास सिस्टम किसकी वजह से एक्टिवेट होता है, प्रेगनेंसी। और जब प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ेगा तो तुलनात्मक तौर पर एचबी लेवल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसलिए प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से क्या देखने को मिलता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ने की वजह से। क्लियर है, आगे बढ़ूं मैं, तो देखिए आगे अगर चर्चा को अगर अपन थोड़ा सा आगे बढ़ाएं तो बेटा फिर मैं यहां से कहूंगा कि प्रेगनेंसी में जो आयरन की रिक्वायरमेंट जो होती है, क्या होती है डियर, आयरन की जो रिक्वायरमेंट जो होती है वो एक नॉन प्रेग्नेंट में कितनी होती है और प्रेग्नेंट में कितनी होती है ना। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो अगर हम यहाँ से बात करें, और वो किसकी बात करें, इन प्रेगनेंसी के अंदर कितना आयरन चाहिए, और दूसरी तरफ अपन कहेगी साहब नॉन प्रेग्नेंट स्टेट और नॉन प्रेग्नेंट वुमेन। ध्यान रखना बेटा, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को पर डे, एक दिन के अंदर 25 mg पर डे क्या चाहिए, आयरन, इसको नॉन प्रेग्नेंट वुमेन को। लेकिन ध्यान रखना, इन केस ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर एक दिन के अंदर 21 से काम नहीं चलेगा, क्योंकि प्लाज्मा वॉल्यूम काफी बढ़ गया है, लगभग 40 से 50% प्रेगनेंसी में प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ता है। तो इसकी तुलनात्मक तौर पर एचबी लेवल ही बढ़ना चाहिए, और एचबी के फॉर्मेशन के लिए आयरन की आवश्यकता है। इसलिए प्रेगनेंसी में आयरन की जो रिक्वायरमेंट होती है, पहली बात मैं कह सकता हूं कि इंक्रीज होती है। सर कितनी होती है प्रेगनेंसी में, तो मैं कहूंगा 35 mg पर डे। नॉन प्रेग्नेंट के अंदर कितनी थी, 21 mg पर डे थी। प्रेगनेंसी में कितना हो गया, 35 mg पर डे हो गया। कितना हो गया, 35 mg पर डे हो गया, क्या, आयरन रिक्वायरमेंट। कितनी बात क्लियर है। बात को अगर अपन आगे बढ़ाएं, कहानी को अगर अपन आगे बढ़ाएं, तो फिर हम यहाँ से चर्चा करेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से और पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या आता है, एनीमिया इन प्रेगनेंसी, क्या, जो कि आयरन सप्लीमेंटेशन के रिगार्डिंग ही है। क्योंकि जब प्रेगनेंसी में एनीमिया होता है तभी तो आयरन सप्लीमेंटेशन किया जाता है, मतलब आयरन की टेबलेट्स दी जाती है, आयरन दिया जाता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर एनीमिया इन प्रेगनेंसी, किसकी बात करें, एनीमिया इन प्रेगनेंसी। पहली बात कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कहेंगे, प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कहेंगे, तो बेटा पहला क्वेश्चन तो यहां से आपके लिए यही है कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कहेंगे। तो बेटा ध्यान रखना, नेवर फॉरगेट, इफ, यदि, क्या, इफ एचबी लेवल बिलो 11 ग्राम पर डीएल, अगर एचबी लेवल 11 ग्राम पर डीएल से कम, यानी कि 11 ग्राम से कम हो जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, एनीमिया कहा जाता है। इसे प्रेगनेंसी में क्या कहा जाता है बेटा, एनीमिया कहा जाता है। क्या कहते हैं अपन इसे, एनीमिया। किसके अकॉर्डिंग, ये कौन कहता है भाई साहब, ये कहता है WHO।
कौन कहता है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि जब प्रेगनेंसी में 11 ग्राम पर DL से कम HB लेवल हो जाए तो इसे क्या कहेंगे? तो बेटा इसे कहेंगे, क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। एंड नेवर फॉरगेट, अगर मैं यहां से एग्जाम्पल की बात करूं, क्वेश्चन की बात करूं, तो अभी अभी क्वेश्चन आया था किसमें? राजस्थान CHO के अंदर सेम क्वेश्चन था कि प्रेगनेंसी में HB लेवल कितने से कम हो जाए तब एनीमिया कहा जाता है। तो बेटा उसमें आंसर माना था लेस देन 11 ग्राम पर DL, और WHO ने भी यही बात कही है ना। लेकिन यहाँ पे एक बात और है, और वो बात ये है कि एक नाम आपने और सुना होगा, CDC। किसके अकॉर्डिंग टू CDC। CDC का मतलब यहां पर है सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल। यस, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल। सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ने एनीमिया को कैसे डिफाइन किया है? सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल क्या कहता है एनीमिया के बारे में? अगर इसके बारे में हम जाने तो बेटा देखना ध्यान से, सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल ये कहता है कि अगर HB लेवल लेस देन 11 ग्राम, अगर मैं यहां से बात ही करूं तो क्या मदर का HB लेवल कितने से कम हो? लेस देन 11 ग्राम पर DL। लेकिन ध्यान रखना ये कब की बात है? कब हो? इन फर्स्ट एंड सेकंड ट्राइमेस्टर। बेटा CDC ये कहता है कि पहले और तीसरे ट्राइमेस्टर में अगर HB लेवल 11 से कम हो तो क्या कहेंगे? एनीमिया कहेंगे। WHO भी यही बात कह रहा था, लेकिन CDC ने क्या कहा कि ये कौन से ट्राइमेस्टर में होना चाहिए? फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर, है ना। अब देखो और क्या कहता है CDC कि अगर HB लेवल, अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन का HB लेवल 10.5 ग्राम पर DL से अगर क्या हो जाए? कम हो जाए। कौन से ट्राइमेस्टर के अंदर? इन सेकंड ट्राइमेस्टर, इन सेकंड ट्राइमेस्टर। तो बेटा इसे क्या कहा जाएगा? एनीमिया कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? इसे एनीमिया कहा जाएगा। तो नेवर कंफ्यूज, अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कहेंगे तो दी बेस्ट आंसर तो है 11 ग्राम पर DL से कम अगर HB हो जाए तो। अगर 11 ग्राम नहीं है तो फिर आप फिर एज ए सेकंड प्रायोरिटी फिर आप लगा सकते हो, आंसर चूज कर सकते हो लेस देन 10.5 और मे बी 10, और वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन दी बेस्ट आंसर तो मैं यहां से क्या कहूंगा? 11 ग्राम। WHO भी यही कहता है और CDC भी यही कहता है। पहले ओ हो रुको, यहां पहला और सेकंड नहीं है, पहला और थर्ड, सॉरी क्या, फर्स्ट और थर्ड ट्राइमेस्टर में अगर HB लेवल 11 से कम हो तो CDC इसे किस रूप में डिफाइन करता है? एनीमिया के रूप में डिफाइन करता है। और दूसरे ट्राइमेस्टर के अंदर कितना हो? 10.5 से कम हो तो CDC से क्या कहता है? एनीमिया कहता है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आपसे पूछे कि प्रेगनेंसी में एनीमिया कब कहा जाता है तो आपको कहना है जब HB लेवल 11 से कम हो, क्योंकि WHO यही कहता है और इंडिया जो है WHO की गाइडलाइन, WHO की रूल्स, उसके नॉर्म्स फॉलो करता है। अगर 11 ग्राम पर DL से कम अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर आप जा सकते हो 10.5 ग्राम पर DL से कम वाले ऑप्शन के तरफ, है ना। तो ये इसका क्या होगा? आंसर होगा। अब देखो ये तो हमने जाना एनीमिया के बारे में। अब देखो दूसरी बात, यहां से अगर हम यहां से एनीमिया को क्लासिफाई करें या फिर हम एनीमिया के टाइप्स पढ़े, क्या पढ़े? यहां से हम टाइप्स ऑफ एनीमिया, यस, टाइप्स ऑफ एनीमिया, कि एनीमिया कितने प्रकार का होता है। तो मैं यहां से कहूंगा कि साहब एनीमिया जो है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? चलो एक और ले लेते हैं, 4 प्रकार का। क्या कि प्रेगनेंसी में एनीमिया हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? टाइप तो चलो 3 ही है ना, टाइप तो कितने हैं? 3 ही पढ़ते हैं अपन। 3 कौन कौन से?
एक को अपन कह सकते हैं माइल्ड एनीमिया। क्या कह सकते हैं भाई? माइल्ड एनीमिया। ठीक है। दूसरे को क्या कह सकते हैं? मॉडरेट एनीमिया। यस, मॉडरेट एनीमिया। और तीसरी टाइप का जो एनीमिया है इसे अपन क्या कह सकते हैं? सीवियर एनीमिया। यस, सीवियर एनीमिया। अब देखो जरा ध्यान से, यहां से क्वेश्चन आते हैं कि माइल्ड एनीमिया कब कहेंगे? तो माइल्ड एनीमिया तब कहेंगे बेटा जब HB लेवल 8 से 10 ग्राम पर DL हो। HB कितना हो? 8 to 10 ग्राम पर DL। अगर HB है तो इसे कौन सा एनीमिया कहेंगे? माइल्ड एनीमिया कहेंगे। दूसरी बात यहां से, सर मॉडरेट एनीमिया कब कहेंगे? तो बेटा जब HB लेवल 7 से 8 ग्राम पर DL हो तो हम इसे क्या कह सकते हैं? मॉडरेट एनीमिया कह सकते हैं। ठीक है सर। तीसरी बात सुनो यहां से कि सर सीवियर एनीमिया कब कहेंगे? तो ध्यान रखना बेटा जब HB लेवल लेस देन 7 ग्राम पर DL, 7 ग्राम पर DL से भी कम अगर क्या हो HB लेवल हो तो हम इसे क्या कहते हैं? सीवियर एनीमिया। समझ में आई इतनी बात? मॉडरेट एनीमिया वाला ये वाला क्वेश्चन डेली एम्स के अंदर पूछा जा चुका है। ध्यान रखना इसमें डेली एम्स में पूछा जा चुका है अभी 2018 या 19 में है ना, 2018-19 में मॉडरेट एनीमिया की उसने डेफिनेशन पूछा था। कैसे पूछा था कि HB लेवल कितने से कम हो जाए तब मॉडरेट एनीमिया कहेंगे। यानी कि मॉडरेट एनीमिया को डिफाइन कैसे किया गया है? HB लेवल कितने से कम हो तो वहां पर आंसर गया था कि साहब 7 से 8 के बीच में अगर HB लेवल हो तो हम इसे क्या कह सकते हैं? मॉडरेट एनीमिया। सो यू मस्ट बी रेडी, शुड बी रेडी। आपसे पूछा जा सकता है माइल्ड एनीमिया, आपसे पूछा जा सकता है सीवियर एनीमिया और अगेन आपसे पूछा जा सकता है मॉडरेट एनीमिया। इतनी बात समझ में आई आपको? अरे बोलो हाँ या ना। अब देखो सप्लीमेंटेशन की अगर हम यहां से बात करें बेटा तो हम आयरन सप्लीमेंट कब करते हैं? हम आयरन सप्लीमेंट तब करते हैं जब HB लेवल कम हो जाता है, मतलब कि एनीमिया हो जाता है। और किसी महिला को, वुमेन को एनीमिया हुआ है या नहीं हुआ इसका पता कैसे लगेगा? इसका पता लगेगा HB टेस्ट से। तो भाई एक प्रेग्नेंट वुमेन है और आपने उसका क्या करवाया? HB टेस्ट करवाया, हीमोग्लोबिन टेस्ट करवाया। अब देखो जो हीमोग्लोबिन टेस्ट है इसकी कितनी फाइंडिंग आ सकती है? तो अगर हम बात करें यहां से तो HB टेस्ट की 3 फाइंडिंग आ सकती है। सर 3 फाइंडिंग कौन कौन सी? एक तो हो सकता है कि HB कैसा है? नॉर्मल HB लेवल हो। क्या हो? नॉर्मल HB लेवल। नॉर्मल का मतलब 11 ग्राम पर DL हो, या फिर हो सकता है 11 ग्राम पर DL से क्या हो? ज्यादा हो। ऐसी कंडीशन में कितना आयरन सप्लीमेंटेशन करेंगे? दूसरी कंडीशन यहां पे हो सकती है कि माइल्ड एनीमिया हो। कौन सा एनीमिया हो? माइल्ड एनीमिया। यस। तीसरी कंडीशन इसी प्रकार से हो सकती है, कौन सा एनीमिया? मॉडरेट एनीमिया। यस, मॉडरेट एनीमिया। और चौथी जो कंडीशन है वो कौन सी है? सीवियर एनीमिया। यस, सीवियर एनीमिया। अब मीनिंग आप जानते हो कि अगर 7 से 8 के बीच में हुआ तो माइल्ड एनीमिया, सॉरी 8 से 10, 7 से 8 से नहीं, सॉरी क्या 8 से 10, अगर 8 से 10 के बीच में हुआ माइल्ड एनीमिया, 7 से 8 के बीच में हुआ मॉडरेट एनीमिया, और 7 से अगर कम हुआ तो कौन सा एनीमिया? सीवियर एनीमिया, है ना। अब देखो इसे मैनेज कैसे किया जाता है। अब आयरन सप्लीमेंटेशन किस प्रकार से करेंगे? अगर किसी महिला की HB रिपोर्ट ये हो, इस प्रकार से हो जो आपको स्लाइड के ऊपर दिख रही, तो देखना जरा ध्यान से। अगर किसी वुमेन का HB लेवल अगर नॉर्मल है तो एक डॉक्टर उसे प्रेस्क्राइब करता है टेबलेट फेरस सल्फेट, आयरन की गोली। कितनी बार देने के लिए? दिन में 1 बार, यानी कि OD
ओडी यानी कि दिन में एक टेबलेट दी जाएगी फेरस सल्फेट की, जिसमें जब एचबी लेवल क्या हो, नॉर्मल हो। किस कंडीशन में? प्रेगनेंसी में। आयरन में सवाल आ रहा है कि सर नॉर्मल है तो हम आयरन की टेबलेट क्यों दें, इसकी आवश्यकता ही नहीं है। तो ध्यान रखना बेटा, नॉर्मल है, अभी तो नॉर्मल है, लेकिन जैसे जैसे जेस्टेशनल एज बढ़ेगी, जैसे जैसे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन बढ़ेगा, जैसे जैसे रास सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, वैसे वैसे वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होगा, प्लाज्मा का वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, हीमोडाइल्यूशन होगा, और वैसे वैसे क्या होगा, एनीमिया होगा। तो आज नहीं तो कल प्रेगनेंसी में एनीमिया हो ही जाना है। तो हम एज ए प्रोफाइलैक्सिस कह सकते हैं, नॉर्मल है तो भी, कि एनीमिया हो ना हो एनीमिया ना हो, इसको प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या देते हैं, नॉर्मल एचबी होने पर भी आयरन के टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं FeSO4। अगली बात अगर अपन यहां से करें बेटा कि सर अगर माइल्ड एनीमिया है तो कितनी गोली दी जाएगी, तो 1 और 1 2, कहने का मतलब 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को, BD दिया जाता है। अगर सर मॉडरेट एनीमिया हो तो ऐसी कंडीशन में कैसे करेक्शन किया जाता है, तो बेटा ऐसी कंडीशन में टेबलेट में दी जाती। मॉडरेट एनीमिया के अंदर इंजेक्शन लगते हैं, किसके इंजेक्शन लगते हैं, आयरन सुक्रोज के। किसके इंजेक्शन लगाए जाते हैं, आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं। कौन सी कंडीशन में, मॉडरेट एनीमिया। फिर तीसरी कंडीशन, अगर एनीमिया कौन सा है, सीवियर। अगर एनीमिया कौन सा है, सीवियर, तो बेटा ऐसी कंडीशन के अंदर इसका ट्रीटमेंट होएगा, इसको करेक्ट किया जाता है BT के द्वारा, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के द्वारा। हालांकि कोशिश ये रहती कि प्रेगनेंसी में ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचा जाए, अवॉइड किया जाता है जितना हो सके उतना, लेकिन HB लेवल बहुत ही कम हो गया, यानी कि HB लेवल 7 से ही कम आ गया, तो ऐसी कंडीशन में फिर BT करने के अलावा और कोई रास्ता रह नहीं जाता है ना। तो देखो इस प्रकार से HB इन्वेस्टिगेशन करवाने के बाद में जैसा वुमेन का HB लेवल है उसके अकॉर्डिंग एक डॉक्टर, एक फिजिशियन क्या करता है, फेरस सल्फेट या फिर आयरन की जो सप्लीमेंटेशन की जो डोज है वो प्रिस्क्राइब करता है। इतनी बात समझ में आई, बोलो हाँ या ना। तो मैं आगे बढ़ू, गुड, वेरी गुड। अगली बात अगर अपन यहां से करें कि जो आयरन की टेबलेट होती है, क्या बेटा, जो टेबलेट होती है, किसकी टेबलेट, आयरन की। मार्केट के अंदर ये आयरन की टेबलेट 3 फॉर्म में आती है। कितनी फॉर्म में आती है, 3 फॉर्म में आती है। सर ये 3 फॉर्म कौन कौन सी आ गई, लो मैं बताऊं। एक तो आती है फेरस फ्यूमरेट के नाम से, यस, फेरस फ्यूमरेट के नाम से। दूसरी जो आती है वो आती है फेरस सल्फेट के नाम से, यस। और तीसरी जो आती है बेटा वो आती है फेरस ग्लूकोनेट, यस, फेरस ग्लूकोनेट। 3 फॉर्म में आती है आयरन की टेबलेट। अगर मैं यहां पर डोज की बात करूं, अमाउंट की बात करूं अगर मैं यहां पर, तो जो फेरस सल्फेट की जो गोली आती है ये आती है 180 mg, 180 mg की आती है। दूसरी ये जो फेरस सल्फेट नहीं, फेरस फ्यूमरेट, फेरस फ्यूमरेट की कितने mg की आती है, 180 mg की। और ये जो आपका फेरस सल्फेट है इसकी जो टेबलेट आती है वो आती है 300 mg की, यस। और अब जो बच गया आपका फेरस ग्लूकोनेट, इसकी जो टेबलेट आती है वो आती है माय डियर 500 mg। कितने mg की, 500 mg की। लेकिन यस, लेकिन नेवर फॉरगेट, चाहे से कोई महिला 180 mg का फेरस फ्यूमरेट की टेबलेट ले, चाहे से वो 300 mg की फेरस सल्फेट की टेबलेट ले, और चाहे से वो 500 mg की फेरस ग्लूकोनेट की टेबलेट, मतलब तीनों में से चाहे कोई सी भी टेबलेट ले, इन तीनों में से किसी भी प्रकार की टेबलेट लेने पर बेटा जो एलिमेंट्री आयरन जो मिलता है वो कितना मिलता है, 60 mg। क्या मिलता है, एलिमेंट्री आयरन कितना मिलता है, कितना मिलता है एक इस टेबलेट के अंदर, 60 mg।
चाहे से वो 180 mg की फेरस फ्यूमरेट की ले ले, चाहे 300 mg की फेरस सल्फेट की ले ले, और चाहे से 50 mg की किसकी ले ले, फेरस ग्लूकोनेट की। एटलीस्ट मिलना उसे कितना है, 60 mg एलिमेंट्री आयरन मिलना है। अब आपके माइंड में हो सकता है एक सवाल आ रहा हो कि सर ये एलिमेंट्री आयरन क्या होता है, एलिमेंट्री आयरन क्या होता है या किसे कहते हैं। तो अगर मैं बताऊं तो एलिमेंट्री आयरन का मतलब होता है, हम ऐसे कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट, क्या कह सकते हैं अपन, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन अवेलेबल in GIT for absorption कि एब्जॉर्प्शन के लिए आयरन की जो मैक्सिमम अमाउंट GIT में अवेलेबल होती है उसको क्या कहा जाता है, एलिमेंट्री आयरन। क्या कहा जाता है उसे, एलिमेंट्री। बाकायदा अगर मैं एग्जाम्पल के साथ में अगर चलूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये इसोफेगस है, ये जे शेप का स्टोमक है, और यहाँ से आप देख पा रहे होंगे ये इस वुमेन का ड्यूडिनम है। यस, ये क्या है, ड्यूडिनम है। ठीक है, माना कि एक महिला ने चाहे से किसकी ली, फेरस फ्यूमरेट की 180 mg की टेबलेट ली ना, और चाहे इसने फेरस सल्फेट की 300 mg की क्या ली, टेबलेट ली, और चाहे इसने, हम यहां से कहें तो चाहे इसने फेरस ग्लूकोनेट की 500 mg की क्या ली हो, टेबलेट ली हो, मिलना तो कितना एलिमेंट्री आयरन है, 60 mg एलिमेंट्री आयरन ही मिलेगा। इन तीनों में से भी अगर मैं बात करूं कि जो मोस्ट कॉमन फॉर्म जो होती है, जो टेबलेट ली जाती है, मोस्ट कॉमन, यस मोस्ट कॉमन, वो कौन सी ली जाती है, फेरस सल्फेट वाली 300 mg वाली। तो मानो कि एक महिला ने 300 mg की फेरस सल्फेट की क्या ली, टेबलेट ली, और ये लो, ये कहां पर आ गई, स्टोमक के अंदर आ गई। स्टोमक में इसका मैकेनिकल डाइजेशन होगा, मतलब ये डिजोल्व होएगी, और इस 300 mg में से मात्र और मात्र कितना, केवल इतना सा, मतलब कि 60 mg जो आयरन होता है वो ही एब्जॉर्ब होने के लायक होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, एलिमेंट्री आयरन। यस, इसको अपन क्या कहते हैं बेटा, एलिमेंट्री आयरन के नाम से अपन इसे जानते हैं। और एलिमेंट्री आयरन होता कितना है, 60 mg होता है, यानी कि 60 mg होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर ऐसा कैसे होता है, ले 300 mg गिर रही है, एब्जॉर्ब होने के लायक 60 mg ही है। और अब देखिए विचित्र बात, और एक यहां से 60 mg तो एब्जॉर्ब होने के लिए अवेलेबल है, इसमें से भी एब्जॉर्ब तो मात्र 15 से 20 mg ही हो पाता है। एवरेज अगर एक सब में मैं कहूं तो 20 mg क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, यानी कि 60 mg का 1/3 पार्ट ही क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चंस का आंसर अलग अलग होगा। अगर आपसे पूछे एलिमेंट्री आयरन की अमाउंट कितनी है, तो आपका आंसर यहां से जाएगा 60 mg। और अगर आपसे कहे कि एलिमेंट्री आयरन में से कितना आयरन एब्जॉर्ब होता है, तो आपको कहना है 15 से 20 mg। एक सब में कहना है तो आप 20 mg लगाना। पार्ट में पूछे कि एलिमेंट्री आयरन का कितना पार्ट एब्जॉर्ब होता है, तो आपको कहना है 1/3 पार्ट एब्जॉर्ब होता है। कितना एब्जॉर्ब होगा, 1/3 पार्ट क्या होएगा, एब्जॉर्ब होएगा। अब देखो ऐसा क्यों कि सर गोली तो ले रही है यहां पर कितने mg की, 300 mg की, है ना, 300 mg की, एब्जॉर्ब होने के लिए अवेलेबल है 60 mg, और 60 mg में से भी एब्जॉर्ब हो कितना रहा है, 20 mg। भाई साहब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे आप मार्केट निकलते हो, आप मार्केट किस लिए जाते हो, शॉपिंग करने के लिए जाते हो, कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो। आप मार्केट गए तो आप अपनी जेब के अंदर लेके गए कितने, 5000 रुपए। कितने लेके गए, 5000 रुपए।
अब आप इन 5,000 में से पूरी की तो शॉपिंग करने से रहे, 1,000 की कर लोगे, 2,000 की कर लोगे, 2,500 की कर लोगे, मतलब आपने इसमें से शॉपिंग की कितने की 3,000 की, तो बच कितना गया 2,000 की शॉपिंग की, बच कितना गया 3,000। तो अब यहाँ पे देखो बात ऐसी है कि थे आपके पास में 5,000 रुपए, शॉपिंग की आपने कितने की 2,000 की, और बच कितने गए 3,000। मतलब कि इसी प्रकार आयरन तो होता है 300 mg, एब्जॉर्ब होने के लायक होता है कितना 60 mg, और 60 mg में से भी एब्जॉर्ब हो पाता है कितना 1/3 यानी कि 20 mg। कितना एब्जॉर्ब हो पाता है 1/3 20 mg। समझ में आई होगी अब मेरी बात, है ना? ठीक है, अगली बात बड़ा ही रोचक क्वेश्चन, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है कि जो हम आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं, क्या आयरन सप्लीमेंटेशन जो किया जाता है डियर, आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट्स व्हेन की प्रेगनेंसी में आयरन की टेबलेट या आयरन सप्लीमेंटेशन स्टार्ट किया जाता है, कब स्टार्ट किया जाता है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। तो अगर इसका आंसर अगर आपको करना हो तो बेटा इसका आंसर आप अगर ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन है तो आप इसका आंसर लगाना क्या कि इन सेकेंड ट्राइमेस्टर। कौन से ट्राइमेस्टर में? सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर आयरन सप्लीमेंटेशन किया जाता है। दूसरा, अगर ट्राइमेस्टर में आंसर नहीं है, ऑप्शन नहीं है, मंथ में है, तो आपको आंसर लगाना है इन दी एंड। आपको आंसर क्या लगाना है? इन दी एंड ऑफ 4th मंथ, हाँ, चौथे महीने के एंड में। और अगर ऐसा भी ऑप्शन में नहीं है तो फिर अगर वीक में अगर ऑप्शन है तो आपको फिर टिक लगाना है कि 8/16th वीक, 8/16th वीक ऑफ जेस्टेशन। यस, यानी कि प्रेगनेंसी के 16 वीक पर आयरन की टेबलेट क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं। इनमें से भी अगर मैं यहां से दी बेस्ट आंसर की बात करूं कि सर सबसे बेस्ट आंसर यहां पे क्या होगा, सबसे एक्यूरेट आंसर यहां पे क्या होगा, तो एक्यूरेट आंसर जाएगा वीक वाला, यानी कि 16 वीक। अगली बात यहां से कि सर कितने दिन तक ये आयरन दिया जाता है प्रेगनेंसी में? 16 वीक से स्टार्ट करते हैं और कितने समय तक दिया जाता है? कितने समय तक दिया जाता है? तो अगर मैं कहूं तो भाई साहब कम से कम 100 डेज तक, कम से कम 16 वीक पे स्टार्ट करते हैं और 16 वीक के बाद में कम से कम कितने दिन तक? 100 दिन तक। अगर HB अगर नॉर्मल है तो दिन में 1 गोली, अगर माइल्ड एनीमिया है तो दिन में 2, अगर मॉडरेट है तो आयरन सुक्रोज। और जब मॉडरेट, जब तक माइल्ड एनीमिया में तब्दील नहीं हो जाता तब तक आयरन सुक्रोज के इंजेक्शन लगते हैं। और जैसे ही मॉडरेट से माइल्ड हुआ फिर इंजेक्शन बंद कर देते हैं और फिर टेबलेट स्टार्ट कर देते हैं 2-2। और जैसे माइल्ड से HB लेवल नॉर्मल आया फिर 2 नहीं, फिर दिन में 1 टेबलेट देते हैं, फिर आवश्यकता ही नहीं है 2 टेबलेट की, है ना? ऐसा सप्लीमेंटेशन करते हैं। तो 16th वीक पे करते हैं, वीक में 100 डेज के लिए सप्लीमेंटेशन किया जाता है। एक इंपॉर्टेंट बात आप यहां से और ध्यान रखें, क्या कि ऑलवेज, यस, क्या ऑलवेज टेबलेट FeSO4 फेरस सल्फेट या आयरन की गोली हमेशा क्या गिव दी जानी चाहिए? गिव विथ विटामिन सी। यस, ऑलवेज टेबलेट फेरस सल्फेट गिव विथ विटामिन सी। यस, विटामिन सी के साथ में दी जानी चाहिए। विटामिन सी का मतलब आप दे सकते हो किसके साथ में? यू कैन से विथ ऑरेंज जूस के साथ में दी जानी चाहिए, या फिर वी कैन से लेमन जूस, ऑरेंज या फिर लेमन जूस के साथ में दी जानी चाहिए। ऐसा क्यों सर? ऑरेंज और लेमन जूस के साथ में क्यों दी जानी चाहिए? क्योंकि
जो विटामिन सी जो होता है ये इस आयरन का क्या करवाता है, ड्यूडिनम के अंदर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन करवाता है। विटामिन सी यानी कि ऑरेंज एंड लेमन जूस किस में हेल्प करता है, हेल्प इन मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन। विटामिन सी जो होता है ये आयरन के मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन में क्या करेगा, हेल्प करेगा। समझ आई इतनी बात, बोलो हाँ या ना, अपने मन से बोल दो, मन में बोल लो, है ना, ठीक है। अब देखो विटामिन सी के साथ में दे रहे हैं 100 दिन तक देते हैं, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके इसलिए विटामिन सी के साथ में क्या देते हैं अपन, आयरन सप्लीमेंटेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है आपसे, और पूछा जा भी चुका ये क्वेश्चन भोपाल एम्स के अंदर कि एब्जॉर्प्शन कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस, यस एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन टेक प्लेस, क्वेश्चन मार्क। सोचो कि आयरन का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होता है, तो अभी हमने जिक्र किया कि आयरन का एब्जॉर्प्शन होता है ड्यूडिनम में, यस कहाँ पर एब्जॉर्प्शन होता है, ड्यूडिनम में। जैसे कि ये आपका इसोफेगस है ना, फिर इसके बाद में ये जेसेप का क्या है, स्टोमक है, फिर इसके बाद में ये जो पहला पार्ट जो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का ये है ड्यूडिनम, ये क्या है बेटा, ड्यूडिनम, यस ये क्या है, ड्यूडिनम। इसमें क्या होता है, आयरन का एब्जॉर्प्शन। फिर ड्यूडिनम के बाद में आता है फिर जेजुनम, है ना, और फिर जेजुनम के बाद में लास्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उसे अपन क्या कहते हैं, इलियम। दिस इज जेजुनम एंड दिस इज इलियम। तो अपना जो आयरन है, इस आयरन का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पर होता है बेटा, ड्यूडिनम में होता है। कहाँ होता है, ड्यूडिनम के अंदर। एक क्वेश्चन आपका ये हुआ। अगले क्वेश्चन की अगर मैं यहां से बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे यहां से ये पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है रेलवे के अंदर 2016 के अंदर। क्वेश्चन क्या पूछा जा चुका है कि हाउ मच यानी कि कितना, हाउ मच आयरन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड पर डे इन प्रेगनेंसी। यस दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यस कि हाउ मच कितना आयरन सप्लीमेंटेशन रिक्वायर्ड आवश्यक होता है पर डे, एक दिन के अंदर, किस में, प्रेगनेंसी में। तो बेटा इसका आंसर आपको लगाना है क्या कि 30 से 60 mg। कितना, 30 से 60 mg, जो कि कौन सा होता है, एलिमेंट्री। 30 से 60 mg कौन सा, एलिमेंट्री आयरन। और अगर आपको दोनों में से एक चूज करना हो तो बेटा दी बेस्ट जो आंसर इसका होगा वो क्या होगा, 60 mg हो। अगर 60 नहीं है देन यू विल गो फॉर 30 mg। अगर 60 है तो फिर बेस्ट आंसर, राइट आंसर इसका क्या होगा, 60 mg। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ ले बेटा कि टोटल आयरन सप्लीमेंटेशन, टोटल आयरन सप्लीमेंटेशन इन प्रेगनेंसी, कि प्रेगनेंसी में टोटल कितना आयरन का सप्लीमेंटेशन किया जाता है, मतलब कितना आयरन दिया जाता है, टोटल की यहां बात हो रही है। तो बेटा वो टोटल होता है 1000 mg। टोटल आयरन कितना दिया जाता है, 1000 mg। तो सज्जनों ये थी अपनी आयरन सप्लीमेंटेशन की बात। बहुत जल्द और आई ऑफ आज इवनिंग के अंदर इसका फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का लेक्चर भी आ जाएगा। इस आयरन सप्लीमेंटेशन से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं और एकदम फ्रेश टॉपिक है, फ्रेश स्टडी है, कोई झिकझिक नहीं, कोई चिकचिक नहीं, कोई ऐड नहीं, कोई डिस्टरबेंस नहीं। आप चाहो तो अच्छी इंफॉर्मेशन आप यहां से ले सकते हो, है ना। ओके
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ में, फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर अटेंशन, थैंक यू फॉर क्लास।